Ms. Surbhi Bhagat ji, who is the founder of Uttam Santan Srijan Garb Sanskar Kendra. She is a health and wellness coach, a meditator, and has been practicing various forms of yoga and meditation for more than 2 decades. She is trained into inner engineering, Hatha Yoga, Shunya Dhyan, Preksha Dhyan, Lesha Dhyan, and many other yogic kriyas. She's an entrepreneur and director at Avdhan Mind Power Private Limited. And so please welcome Surbhi ji to share her valuable inputs on the topic Uttam Santan Srijan and Garb Sanskar. Very, very relevant topic in today's time and age. Over to you, Surbhi ji. Thank you. नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो विषय है उत्तम संतान सृजन और गर्भ संस्कार। तो सबसे पहले हम ये जाने उत्तम संतान क्या है, हम उत्तम संतान किसे कहते हैं। हर माता पिता के मन में इच्छा होती है मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो, पर इसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम क्या है? देखिए, उसके दो बातें हैं। हम मानते हैं कि जो श्रेष्ठ संतान हो वो कैसी हो, धीर, गंभीर, शांत, योगी, सन्यासी, समताधारी हो, अल्पभाषी, मितभाषी, सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान, नीतिवान, दयावान, द्युतिमान, धृतिमान, वांग्मी, ऐसे अनेक उपमाओं से सुशोभित संतान की हम कामना करते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही गर्भ धारण की बात आती है तो माता पिता के मन में एक भाव रहता है कि ये बच्चे की आंख मेरी जैसी हो, इसकी नाक मेरे जैसी हो। कुछ माता पिताओं की भावना होती है कि मेरे बच्चे के गालों पे डिंपल पड़े और वह नैन नक्श मेरे प्रकार के हों। तो हम शारीरिक और कैरेक्टर क्वालिटीज दो प्रकार की कामनाएं करते हैं। तो प्रश्न यह आता है, क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? कैन यू गेट योर डिजायर्ड चाइल्ड, और इन अनदर वर्ड्स, कैन यू डिजाइन योर बेबी? तो इसका उत्तर है हाँ, जी हाँ। और आज हम इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं कि क्या हम हमारे बेबी को डिजाइन कर सकते हैं, उत्तम संतान का सृजन कर सकते हैं। हम सभी राम, कृष्ण, बलराम, विवेकानंद, महात्मा गांधी, महावीर जैसी संतान चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रयत्न या प्रयास करने हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। अभी तक आपने सब कुछ डिजाइन किया है, आपके कपड़े, आपके घर, आपकी ज्वेलरी, आपके जूते, हर कुछ डिजाइन है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर यह सच है और यह संभव है। इनको मैं दो बातों से बताऊंगी कि कैसे और क्यों संभव है। उत्तम संतान का जो प्रोसेस है, जिसे हमारे शास्त्रों में हम गर्भ संस्कार के भी नाम से जानते हैं, और मॉडर्न साइंस की भाषा में इसे कहते हैं यूजेनिक्स। तो मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ ही वैदिक एंड आयुर्वेदिक मेथड्स की हम चर्चा करेंगे, जिसे कि हम उत्तम संतान सृजन कहते हैं। पूरी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी तुक्के से नहीं होता है, कुछ भी शायद से नहीं होता है। 100% फोकस एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स के द्वारा माता और पिता बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उत्तम संतान के लिए माता पिता भी उतने ही उत्तम और श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं 5 चरण में विभाजित करके आज अपनी बात आपके सामने रखूंगी। पहला स्टेप इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जिसे हमारे यहाँ हम विवाह संस्कार कहते हैं, माता पिता बनने वाले युवक युवती। दूसरा स्टेप हुआ बिफोर कंसेप्शन की प्रिपरेशन, और तीसरा स्टेप होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जिसे शास्त्रों ने गर्भाधान संस्कार कहा है। चौथा स्टेप आता है कंप्लीट 9 मंथ प्रेगनेंसी केयर, और 5वां चरण होता है पोस्ट डिलीवरी केयर ऑफ मदर एंड बेबी, जब बच्चे का जन्म हो गया। तो उत्तम संतान के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया क्या? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, विवाह संस्कार। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि राइट पर्सन के साथ विवाह होगा, तभी उत्तम संतति हमारे यहाँ जन्म ले पाएगी। कैसे? इंडियन कल्चर में मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, और मैरिज किस चीज का इंस्टीट्यूशन है? मैरिज इंस्टीट्यूशन है वंश वेल की वृद्धि का और उत्तम संतति को जन्म देने का। विवाह का मुख्य उद्देश्य ही संतति जनन और वंश वृद्धि है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही भारत में विवाह में 2 चीजें तो समान रखी जाती थी। वो 2 चीजें क्या है? जाति और वर्ण, परंतु गोत्र और पिंड को भिन्न बताया जाता था।
जाति किसे कहेंगे? जो भारत में जन्मा वो भारतीय, चीन में जन्मा वो चीनी, जापानी, ये हुई जाति आपकी। और वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये आपके वर्ण हुए। तो ये दोनों सेम रखने की बात हुई है। माता पिता का चयन हो रहा है देखिए इस समय, क्योंकि माता पिता का चयन किससे होगा? जिनसे आपका विवाह संस्कार होने वाला है। दो चीजें भिन्न रखने के लिए कहा गया है। क्या? गोत्र, जैसे बंसल, एरन, गोयल, गुप्ता, मित्तल। और पिंड। पिंड किससे कहते हैं? पिंड अर्थात एक ही पिता के वंशज। इसमें 7 पीढ़ी तो पिता की और 5 पीढ़ी माता की। पीढ़ी किसे कहेंगे? आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी। तो ये 7 पीढ़ी, इनको डिफ्रेंशिएटेड रहना चाहिए, या ये अलग होनी चाहिए, कभी सेम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? विज्ञान से समझिए। आप सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं और जेनेटिक्स होती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये जीन्स जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? आपके माता पिता से आ रहे हैं। इसीलिए हमारे भारत में इंटरकास्ट मैरिजेस या सेम फैमिली मैरिजेस, जिसे हम कहते हैं भाई बहनों से शादी या कजिन से शादी, हमेशा निषेध रही है। क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स जेनेटिक डिफेक्ट्स इनटू द कमिंग जनरेशंस। और ये डिफेक्ट्स इस लेवल के हो सकते हैं कि आने वाली 5 से 10 पीढ़ी के बाद वो वर्ण संकर समाज पैदा हो जाता है। तो पहली बात मैंने अपनी समाप्त करी कि आपके लिए माता और पिता का राइट चयन इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, साइंस से समझिए। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स मैंने बताए। अब मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मेल में स्पर्म्स में होते हैं, फीमेल के अंदर जो ओवम होता है, जो स्त्री बीज है, उसमें होता है। इसीलिए इनका बेस्ट होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये आती है, आपने राइट पार्टनर से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विवाह किया। अभी बिफोर कंसेप्शन प्री प्लानिंग किसे कहा जाए? देखिए, बिफोर कंसेप्शन प्री प्लानिंग कम से कम 3 महीने का समय हर व्यक्ति आपको बताएगा। यदि आप गर्भ संस्कार से कार्य करना चाहते हैं, उत्तम संतति को जन्म देना चाहते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि 3 महीने में हमारे पूरे शरीर का सारा ब्लड, संपूर्ण रक्त हमारा बदल जाता है। तो यदि आपके बॉडी में एट फिजिकल लेवल देयर इज एनी डेफिशिएंसी, देयर इज एनी डिजीज, तो उसका ट्रीटमेंट पहले किया जाना आवश्यक है। इसी को बीज संस्कार के रूप में आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। तो मिनिमम प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं वो किस किस जगह कर रहे हैं? देखिए, फिजिकल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। इमोशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जैसे भाव होंगे वैसा स्त्राव होगा और वैसी ही सृष्टि होगी। जैसे थॉट्स हैं वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में, वैसे ही केमिकल्स बनेंगे और वैसे ही सेल्स और टिश्यूज बनेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मिनिमम 3 महीने पहले बिफोर कंसेप्शन का शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? इमेजिन कीजिए, आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं। एक तो आए बिना नोटिस के, जिसमें आपका ड्राइंग रूम फैला हुआ है, किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। एक आपको बता के आ रहे हैं, तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? आप सीरा बनाएंगे, लापसी बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, ड्राइंग रूम को अच्छे से तैयार करेंगे, आप स्वयं सजेंगे धजेंगे, तैयार होंगे। इसीलिए जिस प्रकार से आप अपने घर को, अपने वातावरण को साफ करते हैं, उसी प्रकार से मेन और विमेन को अपने शरीर को, मन को, भाव और आत्मा को क्लीन करना है, डिटॉक्स करना है। क्यों करना है? शुद्ध आत्मा को अपने गर्भ में आमंत्रित करने के लिए। दिस इंक्लूड्स डाइटरी चेंजेस। शुक्र और आर्तव, शुक्र होता है पुरुष बीज और आर्तव कहते हैं स्त्री बीज को। उसकी क्वालिटी मेडिसिन लेके बेस्ट क्वालिटी डिसाइड की जाती है। पंचकर्म और षटकर्म के द्वारा आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, योग नियम के द्वारा आपकी नाड़ी शुद्धि, ध्यान और तप के शेड्यूल्स, ये प्री प्लानिंग में करवाया जाता है। अभी जैसे शुक्र को हमें अच्छा करने के लिए विभिन्न औषधियां होती है, जैसे शंखपुष्पी, अश्वगंधा। आर्तव की क्वालिटी अच्छा करने के लिए तिल का तेल बताया जाता है, क्योंकि इट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी ओवम्स। एंड उड़द की दाल का सेवन बताया जाता है। सो ये सारी चीजें बहुत विस्तृत रूप में वर्णित है। तीसरे चरण पे चलते हैं, जो आया कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मींस जिस दिन आपको गर्भाधान करना है। अब जो गर्भाधान संस्कार है, ये प्रथम संस्कार है किसी भी जीव का, जो जीव सृष्टि में आने वाला है। अब वैदिक संहिताओं से मैं उदाहरण पेश करूं तो वैदिक संहिताओं में स्पष्ट वर्णन है कि गर्भाधान संस्कार विवाह के शीघ्र बाद ही संपन्न होता था। क्यों?
क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या बताया मैंने, संतान की उत्पत्ति। और अथर्ववेद के 14वें कांड में भूमिका में बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है गर्भाधान नामक ये संस्कार, जिसे चतुर्थ कर्मणि कहा गया है, जिसमें पुरुष कह रहा है अमो अमो अहम अस्मि सा त्वम साम अहम। इस प्रकार से मंत्र में वह कह रहा है कि मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो, मैं साम हूं, तुम ऋचा हो, मैं आकाश हूं, तुम पृथ्वी हो। हम दोनों इस तरह मिलकर जीवन यापन करेंगे और अभिष्ट संतति उत्पन्न करेंगे। तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कंसेप्शन का जो था, विवाह के पश्चात जो आपकी प्रथम रात्रि होती थी, प्रथम मिलन का दिवस होता था, रात्रि होती थी, जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट नाइट कहते हैं, वही गर्भाधान संस्कार होता था। देखिए कितनी सुंदर परंपरा हमारे यहाँ डेवलप की गई थी कि प्रथम संसर्ग के दिन गर्भाधान होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम संसर्ग में क्यों गर्भाधान संस्कार किया जाता था, उसका रीजन ये था 25 साल के ब्रह्मचर्य से जो संचित वीर्य है, जो स्पर्म्स है, वो बेस्ट क्वालिटी के हैं। सिमिलरली जो स्त्री का कौमार्य है, द ओवम, जो बेस्ट क्वालिटी का स्त्री का है, वो श्रेष्ठ संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य पालन को श्रेष्ठ संतति का एक मुख्य मार्ग बताया गया है। केवल श्रेष्ठ संतान का ही नहीं, अपितु लॉन्गिटिविटी ऑफ मेन एंड वुमेन। अब श्रेष्ठ संतान जो करना है उसके लिए बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता था। दिन में तिथि का, नक्षत्र का, जैसे जो हमारी पवित्र तिथियां होती हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, उनमें बिल्कुल निषेध है। साथ ही दिन के सारे प्रहरों में निषेध है। केवल रात्रि के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रहर में आप गर्भाधान कर सकते हैं। अगेन साइंटिफिक रीजन है इसका, चंद्र की कलाओं से और हमारे शरीर में जो वायु का अनुलोमन होता है। तो कोई भी हमारे यहाँ का रिवाज, हमारे यहाँ की पद्धति अवैज्ञानिक नहीं है। हम स्वयं अवैज्ञानिक है क्योंकि हमने वैज्ञानिक कारण खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया। अगले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण आपको स्टोरी से देती हूँ कि ऋषि काश्यप थे और अदिति उनकी पत्नी थी, लेकिन उनकी राक्षस संतान पैदा हुई। भागवत में इसका पूरा वर्णन आता है कि इनका जो गर्भाधान हुआ वो अदिति के निवेदन से संध्या काल में हुआ, जो कि संध्या काल में संसर्ग हुआ और बच्चा कंसीव हुआ, तो वह राक्षस पैदा हुए। आज भी हमारे को हम देखते हैं ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, तो विज्ञान को इस पे शोध करना चाहिए, करने की आवश्यकता है कि क्या इसका कारण ये है। दूसरी मुख्य बात तीसरे चरण में कि गर्भाधान के स्पेसिफिक मंत्र हैं जो ऋग्वेद, अथर्ववेद और संहिताओं में मेंशन्ड है, और मंत्रों की अपने आप में शक्ति होती है और उसी से सृष्टि और सृजन होता है। अब आते हैं हम चतुर्थ चरण पे, जिसे कहते हैं 3 चरण आपने पूर्ण कर लिए हैं, अब आप गर्भवती हैं, यू आर प्रेग्नेंट विद अ डिवाइन सोल। तो ये जो 9 महीने 1 सप्ताह का पूरा समय है, जिसे गर्भकाल कहा जाता है, इसमें आप अपनी संतति को संपूर्ण संस्कार दे सकते हैं। जो कार्य आप उसके पैदा होने के 90 साल तक नहीं कर सकते, वो कार्य एक माता 9 महीने में कर सकती है। कैसे कर सकती है, कुछ उदाहरण प्राचीन काल से देखते हैं। हम जानते हैं अष्टावक्र को, हम जानते हैं अभिमन्यु को, इसके साथ ही हम जानते हैं अन्य महान विभूतियों को, जैसे कि प्रहलाद। गर्भकाल में ही उनको नारायण की लगन लग गई। वर्तमान काल में आ जाते हैं, विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, और तथागत अवतार तुलसी करके एक बालक हुआ था जो बहुत ही नॉलेजेबल है, और उसके फादर टी.एन. नारायण है, तुलसी नारायण जो साइंटिस्ट हैं, उनसे मेरा मिलने का भी सौभाग्य रहा। उन्होंने कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करके बिफोर द बेबी बर्थ डिक्लेयर कर दिया था कि इस साल में ये बालक ये कार्य करेगा, एंड दैट बालक इज द यंगेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट IIT प्रोफेसर इन द वर्ल्ड, एंड सो मेनी एक्रेडिटेशंस आज भी। तो ये सारा कार्य माता कैसे कर सकती है? उसके लिए आप जो माताएं हैं, कोई भी स्त्री इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज ए सिंपल प्रोसेस जो हमारे यहाँ पे वैदिक काल से चला आ रहा है, माताएं बहनें हर समय करती आ रही हैं। कुछ ऐसा हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारी सारी चेतना, हमारा सारा ज्ञान लुप्त हो गया और हम इन चीजों को भूल गए। तो आपका जो शरीर है, मन है माता का, और 5 इंद्रिय सभी आपके बच्चे से जुड़े हुए हैं। आप गर्भनाल से जुड़े हुए हैं अपने बच्चे से, तो माता का खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना, बोलना पढ़ना, सब कुछ
सभी पे एक सीसीटीवी कैमरे की नजर है। और ये सीसीटीवी कैमरा कौन सा है? वो है आपके गर्भस्थ शिशु का, मीन्स आपकी वूम्ब में जो बेबी है। इसीलिए इस पूरी चिकित्सा को आयुर्वेद में नवमास चिकित्सा कहा गया है कि माता का हर तरह से ध्यान रखना है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्या क्या हम बात करेंगे। और आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान नामक पाठ है जिसमें इसका पूरा वर्णन है आयुर्वेद के संदर्भ में। परंतु हम तो बहुत महान संस्कृति वाले हैं, हमारे यहाँ इसका पूरा उपनिषद है जिसका नाम है गर्भोपनिषद। साथ ही काश्यप संहिता, आयुर्वेद, अथर्वेद, ऋग्वेद, आदि पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र आदि अनेक संस्कृत ग्रंथों में इसका संपूर्ण वर्णन है। आयुर्वेद में एक संक्षेप आपको वर्णन मिल सकता है केवल नवमास चिकित्सा का, लेकिन बाकी अन्य शास्त्रों में ग्रह, नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन, योग, मुद्रा, प्राणायाम, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गर्भाधान प्रोसेस इज कवर्ड इन डिटेल्स। और Madam मेरा Surve, ये we are moving out of the scheduled time. Could you please conclude your deliberation? सौभाग्य रहा है कि मैं इन चीजों पे शोध कर पाई और आज हम उत्तम संतान पे बात कर पा रहे हैं। साथ ही आहार, विहार, विचार, व्यवहार और वातावरण, इसका हम पूरा माता का प्रबंध करें। सात्विक आहार हो, गर्भस्थापक औषधियां, गर्भ पुष्टिकारक सेवन करें, आयुर्वेद डाइटरी रेजिमेन जो नवमास चिकित्सा कहलाई जाती है, यहाँ तक कि सुख प्रसव के लिए सुख प्रसव मंत्र हमारी संहिताओं में वर्णित है। वो आप माता को अभिमंत्रित करके सुला दीजिए, उसका अभिमंत्रित पानी पिला दीजिए। टफ से टफ डिलीवरी पूर्ण तरह से नॉर्मल होती है, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ। पांचवी बात आती है डिलीवरी हो गई, आपका सुखद प्रसव हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद देखिए प्रसव में एक पांव स्त्री का यमलोक में होता है और दूसरा पृथ्वीलोक में होता है। प्रसव पीड़ा से थकी हुई जो स्त्री है उसका शरीर सातों धातुओं से रिक्त हो चुका होता है, उसका उचित खान पान और व्यवस्था को हम सूती का परिचर्या कहते हैं, जिसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में तो है ही, लेकिन हमारी माताएं, हमारी दादी नानी इन चीजों को बहुत डिटेल में जानती थी, जानती भी हैं। परंतु एकल समाचार या एकल जो व्यवस्था हमारी परिवार की हुई है उससे इन चीजों का लोप होता जा रहा है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सूती का पीरियड में आपने सुना होगा कि गर्म वातावरण में रखा जाता है, एसी कूलर चलाने के लिए मना किया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप पूरी तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी की जैसे हो, आप स्वयं भी और आपका बच्चा भी। और उस समय यदि आप गर्म वातावरण में नहीं रहेंगे तो आपको वात का प्रकोप हो जाएगा। आपकी टमी इतनी फैल गई थी, आपका यूट्रस पूरा फूल गया था, बेबी तो निकल गया, अब वहां पे वायु का अनुलोमन हो जाता है, मीन्स वायु भर जाती है। उसको रोकने के लिए सारे प्रयोजन करे जाते हैं। आपको अजवाइन, सौंठ, हल्दी, पारंपरिक रूप से बनाई हुई दवाइयाँ, औषधियाँ दी जाती है, पीपली दी जाती है, कटुम्बर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? खटाई नहीं खाने दी जाती है। ये सभी चीजें आपकी और आपकी संतति के जनन संबंधी सभी प्रिकॉशंस के लिए किया जाता है। तो हर माता उत्तम संतान को, उत्तम संतति को देने में पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड एवरीवन इज एबल इनफ। जरूरत किस चीज की? केवल इस ज्ञान की जरूरत है। इस ज्ञान को देने वाले लोगों की आवश्यकता है और इस ज्ञान को हम सरल सहज रूप से पहुंचा सकें, उसकी आवश्यकता है। अब ये डिसीजन आपका है, आप राम, कृष्ण, बलराम पैदा करना चाहते हैं या आप ओसामा बिन लादेन आतंकी या अत्याचारी संतान पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मनस्थिति, आपका गर्भकाल, आपका गर्भाधान की विधि, हर चीज इतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस सब चीज को बहुत सरल रूप से जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसकी सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं और समय से, संयोग से मैंने इस कार्य पे शोध भी किया है। इस कार्य का जो शोध शुरू हुआ था वो खुद की जर्नी से ही शुरू हुआ था। जब हमने उत्तम संतान का सोचा तो ये शोध शुरू हुआ और ये सारी चीजें मैं आपको बता पाई। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ, सभी को प्रणाम कहती हूँ। सब्सिक्वेंटली आपने बार बार अपनी शोध का जिक्र किया है, ये आपने कहाँ से किया था? ये उत्तम सनातन सृजन एवं गर्भ संस्कार के संबंध में आपकी कोई पब्लिकेशन है? It is a completely independent research conducted under the guidance of my guru Shri Banwari Lal Ji Natia Sahab, जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय शिक्षण मंडल के, and it is an independent research. It is not registered under any PhD program. It is an independent research and इसी पे सारा कार्य हुआ है। एंड आगे कोई सहयोग मिला, कोई शुभ संकल्प हुआ तो जरूर एज एन PhD इसको रजिस्टर किया जा सकेगा
और इस पे मैडम सुनिए, मैं ये सारा पूछ कार्य रहा था, करने के साथ साथ एक किताब का भी प्रकाशन प्रोसेस में ये है। रिसर्च है तो आपने कहीं इसको प्रकाशन किया है, छोटे मोटे कहीं को जो हमारे जी, लाइन में इसका जो सारा हैं? कार्य है वो डॉक्टर साहब बनवारी लाल जी साहब नाटिया साहब देख रहे हैं, और इसका जो बुक है जो हमने रिसर्च पेपर्स पब्लिश भी करे, इसके अलावा इसके कई सारे सेमिनार्स भी डिलीवर करे हैं प्रीवियस में, इग्नू में, मोहन सर की कॉन्फ्रेंसेस में और भी कई जगह पे, धन्यवाद। वो सारी मैडम जानकारी। सुरभि जी, आपने उत्तम बनने और उत्तम संस्कार की संतान की प्राप्ति के लिए सनातन टिप्स हमें प्रदान किए हैं, और ये अगेन हाई रेलेवेंट विषय है। उत्तम बनना और उत्तम संतान प्राप्त करने की इच्छा किसके पास नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव ही रही हो, लेकिन हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से सांदर्भिक है। तो जितने भी युवा साथी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सभी को का मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि इन टिप्स को जिंदगी में जी के देखें और अपनाएं। तो और ये अपने अनुभव के आधार पे और वैज्ञानिक तल पे सत्यापित करने की कोशिश करें कि हमारी सनातन परंपरा में जो टिप्स उत्तम संस्कार की प्राप्ति के लिए बताई गई है कितने कारगर है। थैंक यू वेरी मच। आई बिल्कुल, थिंक प्रणाम। इफ देयर इज नो चेंज इन द